साथियों नमस्कार। मैं गुरुराज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, ये इकोनॉमी की सीरीज कंटिन्यू है। निर्माण आयुष के प्लेटफॉर्म में इकोनॉमी की पूरी सीरीज लेके हम आए हैं, जिसमें कि इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हमने यूनिट 1 में कवर कर लिए हैं और यूनिट 2 अब कंटिन्यू है। यूनिट 2 में बेसिकली हम मनी एंड बैंकिंग, जब मनी कहा जाता है तो मनी से रिलेटेड वो सारी चीजें जो मनी की प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं, इस वजह से उसमें फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट इत्यादि की सारी चीजें कवर की जाती हैं। उससे पहले कि मैं आपको आज के चैप्टर पे ले जाऊं, जहां पे हम सिक्योरिटीज को समझेंगे कि सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं, इक्विटी, डेब्ट, बॉन्ड टाइप्स, बॉन्ड का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसके अलावा प्रतिभूति बाजार क्या होते हैं, जिसके अंतर्गत साथ में पढ़ेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लेकिन उससे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि ये यूनिट अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं हमेशा डिस्कस करता हूं आपसे। तो प्रीलिम्स के लिए ये 8 मार्क्स का एंड मेंस के लिए 15 मार्क्स का वेट रखता है। अगर बेसिकली इस चैप्टर की बात करें, इस लेसन की बात करें, इस लेक्चर की बात करें, तो इससे यूपीएससी ने हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। हर साल मतलब हर साल। एंड प्रीलिम में, मेंस के हिसाब से ये चैप्टर उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जो इसके इनपुट हैं वो मेंस में आपके आंसर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए वाइडली यूज किए जा सकते हैं और वो आंसर को एनरिच करेंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि इस लेसन को आप अच्छे से समझें, चैप्टर को आप अच्छे से देखें, अपने नोट्स बनाएं और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सिक्योरिटीज का। ये आखिर सिक्योरिटीज होते क्या हैं? तो इसको बहुत सिंपल में समझा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एसेट है, ये एसेट है, मान लीजिए ए, एसेट ए है, ठीक है। अब एसेट है मतलब इसकी वैल्यू है। इसके अगेंस्ट में अगर कोई पेपर स्लिप पेपर स्लिप अगर इशू कर दिया जाए, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी होगी, क्योंकि वो इससे सिक्योर है। लेकिन वो जितने लोगों के बीच में ट्रस्ट डेवलप कर चुकी होगी, सिक्योरिटी वो उतने लोगों के लिए होगी। मतलब कहने का ये कि अगर ये पेपर स्लिप किन्हीं दो एक्स एंड वाई के बीच में ट्रेडेबल है, तो ये सिक्योरिटी इनके लिए है। लेकिन हम एक नेशन स्टेट हैं, ऐसी कंडीशन में कोई भी पेपर स्लिप 2 या 4 लोगों के बीच में रिकॉग्नाइज्ड है तो उसे सिक्योरिटी नहीं कह सकते। मतलब ये कि उसकी वैलिडिटी एंटायर नेशन होनी चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, या ये कहें कि पूरी इकोनॉमी में होना चाहिए। जहां तक कि वो रिकॉग्नाइज्ड इकोनॉमी है, वहां तक उसकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए, उसकी लीगल वैलिडिटी होनी चाहिए, तभी वो अक्रॉस द इकोनॉमी ट्रेडेबल होगा। ठीक है। तो यहां से अब हम लोग सिक्योरिटी को समझ सकते हैं आगे कि सिक्योरिटी, जिसको हिंदी में प्रतिभूति कहते हैं, प्रतिभूति एक वित्तीय साधन है जो कि भविष्य में वापसी यानी कि भुगतान का वादा करते हैं। मैंने आपसे बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के लिए कम से कम एक कंडीशन जरूर फुलफिल होनी चाहिए, आउट ऑफ 2। वो 2 कंडीशन ये हैं कि या तो ट्रांजैक्शन हुआ हो या ट्रांजैक्शन होने का वादा हो। यहाँ पे भुगतान का वादा करता है, मतलब ये कि भविष्य में ट्रांजैक्शन का प्रॉमिस तो है। इसका मतलब ये प्रतिभूति, ये कागज, ये पर्चे इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्लासिफिकेशन को क्वालिफाई करती है। ठीक है। और उसे ट्रेडेबल होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, ट्रेडेबल होने के लिए उसकी लीगल सैंक्टिटी जरूरी है। पूरी इकोनॉमी में वो किसी ऐसे ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन या बॉडी से अप्रूव होनी चाहिए जिसके माध्यम से लोग उस सिक्योरिटी पे भरोसा कर सकें, तभी वो पूरी इकोनॉमी में वो ट्रेडेबल होगा, अदरवाइज नहीं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी ने अपने खाते में 1 लाख रुपए जमा किए और एक खाता विवरण या पासबुक कह सकते हैं उसको मिल जाता है। किसी ने, मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, खाता विवरण रखने वाले व्यक्ति को भविष्य में ब्याज प्राप्त होगा, हाँ, उसे इस कागज को बाजार में बेचने की अनुमति नहीं होगी। अगर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में सख्त अर्थों में उसे प्रतिभूति नहीं माना जा सकता। जैसा कि मैंने बताया कि उसे अक्रॉस द इकोनॉमी ट्रेडेबल होने के लिए जरूरी यह है कि उसकी लीगल सैंक्टिटी हो, वो अप्रूव्ड हो किसी ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से। ठीक है।
तब वो कोई भी पेपर या स्लिप या डॉक्यूमेंट या पासबुक सिक्योरिटी कहला सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम आगे समझते हैं इसे। ये जो सिक्योरिटीज होती हैं यानी कि प्रतिभूतियां, इनको दो श्रेणी में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है इक्विटी और दूसरा है डेब्ट। पहला है इक्विटी एंड दूसरा है डेब्ट। इक्विटी क्या है ये अब हम लोग समझेंगे। इक्विटी यानी कि स्टॉक या शेयर। बेसिकली अगर किसी कंपनी में कोई इक्विटी होल्ड करना चाहता है तो उसे कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी और वो कंडीशन उसे सर्टेन प्रिविलेजेस देंगी। हमको इक्विटी में ये समझना पड़ेगा कि वो कंडीशन क्या है और वो प्रिविलेज क्या है जो इक्विटी के माध्यम से उसे प्राप्त होते हैं। अगर हमने ये समझ लिया तो हमारे लिए डेप्ट को समझना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं। किसी कंपनी या निगम में ये जो इक्विटी होती है वो शेयर धारकों या मालिकों की स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब ये, अगर आप किसी कंपनी में इक्विटी होल्ड करते हैं, शेयर होल्डर हैं, स्टॉक होल्ड करते हैं, मतलब हिस्सा है आपका, तो आप उसमें मालिकाना हक रखते हैं, यानी कि आपको स्वामित्व का अधिकार है। इक्विटी प्रतिभूति के धारक लाभ या लाभांश या पूंजीगत लाभ प्राप्त करते हैं। अब उन्हें पूंजीगत लाभ होगा या हानि होगा ये इस बात से निर्धारित होगा कि उसके शेयर्स का मूल्य बढ़ा या घटा। अगर अधिमूल्यन हुआ तो उसे लाभांश प्राप्त होगा, अगर अवमूल्यन हुआ शेयर के मूल्यों का तो उसे हानि होगी। मतलब ये कहने का जो इक्विटी होल्डर हैं या शेयर होल्डर हैं वो लाभांश प्राप्त करते हैं या हानि उठाते हैं, न कि ब्याज प्राप्त करते हैं। इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा। आप में से कोई ये पूछ सकता है, मुझे तो एक रिसेंट की क्लास में एक बच्चे ने पूछा, तो क्या हम इक्विटी होल्डर को एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं? देखो, एंटरप्रेन्योर और इक्विटी होल्डर में एक समानता आपको दिखाई दे सकती है कि दोनों प्रॉफिट के इंटरेस्ट से पैसा लगाते हैं, दोनों कुछ ना कुछ रिस्क लेते हैं। लेकिन जो एक ट्रू एंटरप्रेन्योर होता है वो किसी बिजनेस को इनिशिएट करते समय रिस्क लेता है, तो उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वो कंपनी प्रॉफिट में है, इसलिए अगर कुछ इन्वेस्टर इक्विटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें इक्विटी होल्डर कहना ज्यादा बेहतर होगा, शेयर होल्डर कहना ज्यादा बेहतर होगा, ना कि एंटरप्रेन्योर। ठीक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के पास सिर्फ कैपिटल का रिस्क नहीं होता, उसको और बहुत सारे रिस्क होल्ड करने पड़ते हैं। ठीक है, और ये जो बीच में शेयर होल्डर आ जाते हैं ये देख के आते हैं क्योंकि कंपनी मुनाफे पे है। इसका मतलब वो शेयर से ज्यादा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को नजर में लेके आए हैं, रिस्क से ज्यादा वो प्रॉफिटेबिलिटी को नजर में रख के पैसा इन्वेस्ट कर। ठीक है, इक्विटी सिक्योरिटीज यानी कि प्रतिभूतियां जो इक्विटी इन नेचर के हैं, धारक को आनुपातिक आधार पर कंपनी का कुछ नियंत्रण का अधिकार देती है। यहां पे कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया, किसी भी इकोनॉमी में किसी वो चाहे कंपनी का हो चाहे कंट्री का हो, इकोनॉमी, अगर हम कंपनी की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उस कंपनी की इकोनॉमी का अमाउंट चाहे जितना हो उससे मतलब नहीं है। उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भाग लेने वाले हैं, खासतौर से इक्विटी में, उनका शेयर का प्रतिशत कितना है, उनके हिस्से का प्रतिशत कितना है, वो उतनी अथॉरिटी रखेंगे, वो उतना वोट का पावर रखेंगे, नियंत्रण में उनकी उतनी अधिकार होंगे, कितना, जितना वो प्रतिशत होल्ड करते हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक कंपनी का पाई चार्ट है। ठीक है, और इसके 3 इक्विटी होल्डर हैं, 1, 2 और 3। ये ए का शेयर है 60%, बी का शेयर है 15%, सी का शेयर है 25%। ऐसी कंडीशन में इनका अमाउंट कितना है उससे अब हमें मतलब नहीं रह गया है। इस कंपनी में अगर किसी समय 100 रुपए का लाभ हुआ तो उसको इसी अनुपात में इन पे बटेगा। मतलब ये 60 रुपए ए को मिलेंगे, 15 रुपए बी को मिलेंगे और सी को 25 रुपए। अगर ये अमाउंट 200 हुआ, मतलब ये 60% इक्वल टू 120 रुपए ए को मिलेंगे, 15% इक्वल टू 30 रुपए बी को मिलेंगे, 25% इक्वल टू 50 रुपए सी को मिलेंगे।
और अगर हानि होती है मतलब ये कि इस कंपनी ने अपने शेयर्स में 100 रुपए की गिरावट देखी माइनस, तो वो हानि का प्रतिशत भी इसी प्रतिशत में शेयर किया जाएगा, तो वो इन ट्रू नेचर इक्विटी होल्डर है। ये बात समझ गए। अब देखते हैं इक्विटी सिक्योरिटीज धारक को आनुपातिक आधार पर, ये वर्ड आपने समझ लिया, कंपनी में कुछ नियंत्रण का अधिकार देते हैं। इसके आगे इक्विटी धारकों को वोटिंग का अधिकार होता है, कितना प्रतिशत पर, और इस प्रकार व्यवसाय का कुछ नियंत्रण होता है। इसमें व्यक्ति को कोई निश्चित रिटर्न नहीं मिलता। क्यों? जैसा कि मैंने आपसे पीछे उदाहरण में बताया कि निश्चित रिटर्न इसलिए नहीं मिलता बिकॉज उसके शेयर की प्राइसेस अगर बढ़ेगी तो उन्हें लाभांश मिलेगा। अगर शेयर की प्राइसेस गिर रही है तो उन्हें कोई लाभ नहीं होगा बल्कि हानि होगी। यानी कि उन्हें किसी रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए उसे कहेंगे कि निश्चित रिटर्न नहीं मिलता। ये इस बात पर आधारित होगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, उनके जो शेयर्स हैं उनका परफॉर्मेंस कैसे है, वो लाभ पर है या हानि पर। ठीक है। नाउ हमने सिक्योरिटीज में समझा कि इक्विटी क्या होते हैं। इक्विटी अपने आप में आपको पूरी तरह तब समझ में आएगी जब आप डेप्ट समझें, या ये कहेंगे डेप्ट आपको पूरी तरह तब समझ में आएगा जब आपने इक्विटी समझ लिया हो, क्योंकि एक कंपनी में या तो डेप्ट या तो इक्विटी ही मनी का नेचर है। ठीक है। मनी का नेचर कैसा है उस कंपनी में, या तो डेप्ट है या इक्विटी है। हाँ, हम गवर्नमेंट बजट की बात करें तो वहां पे भी पैसे का यही नेचर है, या तो डेप्ट है या तो इक्विटी। ठीक है। गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट इक्विटी शेयर होल्डर चूंकि नहीं जारी करती, इसलिए उसमें या तो एसेट या लाइबिलिटीज होती है, और लाइबिलिटीज इन डेप्ट नेचर की होती है। किस नेचर की? डेप्ट नेचर की। सरकार इक्विटी इशू नहीं करती है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। डेप्ट सिक्योरिटी उस धन की का प्रतिनिधित्व करती है जिसे उधार लिया जाता है। अब आपको पता है ये डेप्ट जो वर्ड है इसका मतलब ही है उधार। ठीक है। उसे उन शर्तों पर उसे उन शर्तों के साथ चुकाया जाना चाहिए जो उधार ली गई राशि, ब्याज दर और परिपक्वता तिथि को परिभाषित करती है। मतलब तीन बातों को याद रखना, उसकी राशि कितनी है, ब्याज का दर कितना है, और परिपक्वता तिथि किस तरह से डिफाइंड है। मतलब ये कि मैच्योरिटी, परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का ड्यूरेशन कितना है, मैच्योरिटी के टाइम में उसे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कितना प्राप्त होना चाहिए। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। ठीक है। अब आपको एक अंतर यहां पे ध्यान देना चाहिए। इक्विटी के केस में हम लाभांश की बात करते हैं, डिप्ट के केस में हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ब्याज की और मूलधन की बात करते हैं। ठीक है। इक्विटी के केस में आपके शेयर का प्राइस किसी भी समय जीरो या माइनस में हो सकता है, लेकिन डेप्ट के केस में आपका जो मूलधन है वो हमेशा हमेशा सिक्योर है। ये बात कुछ शर्तों को छोड़ के कही जा सकती है। अगर आपका जो डेप्ट है वो बॉन्ड के उस चरित्र के आधार पर है जो मार्केट पे बेस्ड है, तो आपका जो डेप्ट है उसका अमाउंट घट सकता है। अन्यथा अगर वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर है तो इंटरेस्ट रेट आपका मूलधन के नीचे नहीं जाएगा, एक्सेप्ट वो इन्फ्लेशनरी ना हो। ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि लगभग आपका मूलधन सिक्योर होता है। इन्फ्लेशन उस अमाउंट को कम कर सकता है, मार्केट का इंटरेस्ट रेट उस अमाउंट को प्रभावित कर सकता है, बस। तो वो हम आगे समझेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि डेप्ट का नेचर कैसा है। डेप्ट सिक्योरिटी धारकों को एक विशिष्ट अवधि, अब ये विशिष्ट अवधि क्या है? मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड के लिए ब्याज और परिपक्वता के अवधि के अंत में, मतलब मैच्योरिटी पीरियड के अंत में मूलधन का पुनर्भुगतान करती है। मतलब मैंने अगर 100 रुपए का उधार अडानी को दिया 10% के ब्याज पर 10 साल के लिए, तो अडानी इस साल की समाप्ति के साथ मुझे 10 रुपए हर साल देगा, और जब 9 साल पूरे हो जाएंगे तो 10वें साल की समाप्ति तक वो मुझे 10 रुपए इंटरेस्ट के और 100 रुपए मेरा मूलधन मुझे वापस करेगा। इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए
अडानी कॉरपोरेशन एक कंपनी है, ठीक है, इसको अडानी प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, जो कि उस कंपनी का ओरिजिनल नाम है। अडानी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। इसमें मान लीजिए मैंने 100 रुपए लगाए, इस बात पर, ये 100 रुपए कैसे मैंने लगाए, मैंने उनको डेप्ट दिया, ठीक है, इस बात पर कि वो मुझे 10% सालाना इंटरेस्ट ब्याज पर 10 साल के अंत में मैच्योरिटी पीरियड होगा, मतलब मैच्योरिटी पीरियड होगा, मतलब मैंने 10 साल की अवधि के लिए पैसे लगाए, तो अडानी मुझे हर साल अंत में, हर साल के अंत में 10 रुपए, ये जो कौन सा है 10 रुपए, इंटरेस्ट वाला, ब्याज वाला, ठीक है, वो हर साल मुझे देगा, 10वें साल भी देगा, लेकिन 10वें साल की समाप्ति में वो मुझे ब्याज के 10 रुपए प्लस मूलधन मेरा यानी कि 110 रुपए वापस करेगा। ये नेचर है डेप्ट का। अब अगर डेप्ट को आपने कंक्रीट तरीके से समझ लिया, तो हम कई अलग अलग तरीके के डेप्ट को समझेंगे। एक कंपनी जो प्रतिभूतियों को जारी करता है, उसे प्रतिभूति जारी करता है, यानी कि इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी कहा जाता है। अब आपने न्यूज़पेपर में अक्सर देखा होगा कि इशूअर कंपनी ने एन अमाउंट का इशू किया, डेप्ट या सिक्योरिटी, वो डिपेंड करेगा। इसका एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं जीआरडी टेक नाम की कोई कंपनी है, ठीक है, जीआरडी टेक। अब जीआरडी टेक का बैलेंस शीट अपना खाता है, ठीक है, जीआरडी टेक का जो बैलेंस शीट है उसका अपना खाता है। बैलेंस शीट में कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटीज हमेशा बराबर होती हैं। ये एसेट एंड लायबिलिटीज क्या है, एसेट का मतलब होता है संपत्तियां, लायबिलिटीज का मतलब होता है देनदारियां, ये हमेशा बराबर होती है। ये हमको पहले समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद आएगा कि जीआरडी ने शुरू में 1 करोड़ रुपए कंपनी के साथ जमा किए, तो उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसेट एंड लायबिलिटीज क्या होती हैं, देखते हैं। एसेट मतलब होता है संपत्ति, लायबिलिटी मतलब होता है देनदारी, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपए किसी से प्राप्त किया, तो वो 100 रुपए हो जाएगी मेरी संपत्ति, मतलब एसेट, 100 रुपए कैश में, ठीक है। मेरी देनदारी कितनी हो गई, 100 रुपए। मैंने अगर किसी से 100 रुपए प्राप्त करे तो वो मेरी एसेट हो गई और उतनी ही मेरी देनदारी हो गई, तो इन दैट केस एसेट इन इक्वल टू लायबिलिटी है। अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपए का कोई मशीन खरीद लिया, मशीन, मशीन की कीमत है रुपए 100, ठीक है, तो ये मेरी मशीन एसेट हो गई, अभी भी मेरी देनदारी 100 रुपए की है, वो मेरी लायबिलिटी हो गई। इसका उल्टा हम लिख सकते हैं कि अगर मैंने किसी से मशीन उधार लिया, तो मशीन मेरी उसकी देनदारी है और इधर मशीन ही मेरी एसेट है। क्यों? क्योंकि उस मशीन से मैं फर्दर प्रोडक्शन कर सकता हूँ। तो एसेट का जो नेचर है वो है कि वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ाती है और लायबिलिटीज आपकी क्रेडिट को घटाती है। क्रेडिट एक तरीके की साख होती है, साख। इसीलिए क्रेडिट इशूअर को हमेशा हमेशा अपना एसेट किसी को देना पड़ता है और जो उसका एसेट रिसीव करता है वो लायबिलिटी होल्डर हो जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे हमारे द्वारा कमाए गए मुनाफे को गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी में आरबीआई के पास देती है और आरबीआई उसके बदले नोट जारी करती है। तो जो नोट हमारे पास है, हमारे लिए वो एसेट है, आरबीआई के लिए वो लायबिलिटी है। ये हम आगे के सेक्शन में समझेंगे कैसे। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं, जीआरडी टेक नाम की एक कंपनी है। ये जो जीआरडी टेक नाम की कंपनी है, इसका अपने एक बैलेंस शीट खाता है
इस बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी की एंट्री होती है। जीआरडी ने शुरू में 1 करोड़ रुपए लगा था। ये कहानी जैसा है, इसको आप समझ लेंगे तो आपको बॉन्ड हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। बॉन्ड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं वो आपके कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपने अभी तक याद करने की कोशिश की है। इसलिए यूपीएससी ने जब भी रेफरेंस पॉइंट चेंज करे हैं, उदाहरण चेंज करे हैं, आपको चीजें फंसाती हैं। एक बार आप ये समझ लेंगे कि बैलेंस शीट का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, बैलेंस शीट का निर्माण कैसे होता है, उसमें एसेट एंड लायबिलिटीज की एंट्री कैसे होती है, तो आपको बॉन्ड और उससे संबंधित सारे प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए हम आज इसमें बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जीआरडी ने शुरू में 1 करोड़ रुपए एक कंपनी के खाते में जमा किए। अब वो कंपनी कौन सी है? जीआरडी टेक। जीआरडी उसका ओनर है और जीआरडी के नाम से कंपनी है, और जीआरडी एक व्यक्ति है जिसने जीआरडी टेक में 1 करोड़ रुपए जमा किए। बदले में, अब अगर उसने कंपनी में जमा किए तो बदले में कंपनी की जिम्मेदारी बनेगी कि उसे एक दस्तावेज दे जो स्वामित्व का प्रूफ हो कि हाँ, ये 1 करोड़ रुपए कंपनी की वेल्थ है और उसका स्वामी कौन है? 100% का स्वामी होगा जीआरडी। उसका ओनर 100% कौन होगा? जीआरडी होगा। इसलिए इस राशि के विरुद्ध जीआरडी को जो दस्तावेज कंपनी जारी करेगी उसमें 100% का स्वामित्व का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? जीआरडी करेगा। कंपनी की देयता मतलब लायबिलिटी के साइड में मालिक के पैसे कंपनी लिखेगी ना कि उसे ये 1 करोड़ कहां से प्राप्त हुआ, तो पता चला कि इस कंपनी का जो मालिक है, जो ओनर है, उसने 1 करोड़ रुपए दिए, तो कंपनी के अकाउंट में लिखा जाएगा लायबिलिटी साइड मालिक के पैसे या शेयर धारकों के पैसे। इस केस में मालिक यानी कि जीआरडी 100% शेयर होल्ड करता है, 100% शेयरों का मालिक है, इसलिए सिर्फ एक ही व्यक्ति का पैसा है। ठीक है, स्वामित्व दस्तावेज या शेयर का मालिक यानी कि जीआरडी के लिए ये जो संपत्ति है वो एसेट है, वो जो दस्तावेज है वो एसेट है, लेकिन कंपनी के लिए ये लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट कैसा दिखेगा जीआरडी टेक का? ऐसे डॉक्यूमेंट में आएगा फॉर जीआरडी टेक, एसेट साइड में लिखा जाएगा कैश 1 करोड़ प्राप्त हुआ इनको। ठीक है, और लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा कि ओनर की मनी है ये 1 करोड़। मतलब कंपनी जब बहुत मुनाफा कमाएगी तो उसको पता होगा कि 1 करोड़ रुपए ओनर को वापस करने हैं। ठीक है, किन कंडीशन पे? जो उसका हिस्सा होगा उस हिस्से के आधार पर। क्योंकि अभी सिर्फ एक ही ओनर है, इसलिए हिस्सा 100% पूरी तरह से किसका है? जीआरडी का है। तो जो टोटल कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 1 करोड़ रुपए असेट एंड 1 करोड़ रुपए लायबिलिटी। जैसा कि मैंने बताया था कि बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, जरा आगे समझते हैं इसको। अगर कंपनी अपने कारोबार का विस्तार करती है, कोई भी कंपनी होगी, आपको पता है कि अडानी पहले साइकिल का व्यवसाय करता था, धीरे धीरे एक्सपेंड करते 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 आज अडानी दुनिया का टॉप 3 रिचेस्ट में आ गया। मतलब ये कि कोई भी कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है, विस्तार करना चाहती है, तो एक्सपेंड करते हैं और अधिक धन चाहते हैं। कंपनी अगर अपने साइज को एक्सपेंड करना चाहती है तो उसे अपने ऑपरेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा धन की आवश्यकता होगी। मान लीजिए बैंक के पास ये कंपनी गई, यानी कि जीआरडी टेक कहां गया? बैंक के पास, और 2 करोड़ रुपए का ऋण बैंक से उसने प्राप्त किया। कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का ऋण बैंक से प्राप्त किया। यहां पे ध्यान देना, ये ऋण लिखा है। ठीक है, तो बैलेंस शीट कैसे दिखेगी? जीआरडी टेक की बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखा जाएगा कैश 1 करोड़ पहले वाले, और दूसरा कैश 2 करोड़, ये उसे बैंक से प्राप्त हुए। तो इस कंपनी के पास टोटल एसेट कितनी हो गई? 3 करोड़। और लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? ओनर की मनी 1 करोड़, बैंक का लोन 2 करोड़। लोन ऋण होता है, उसमें कोई इक्विटी का नेचर नहीं है, कोई हिस्से का नेचर नहीं है, ब्याज का नेचर है। ठीक है, आगे समझते हैं। यदि कंपनी अधिक धन चाहती है
तो वो एक विशेष या निश्चित ब्याज दर पर, जैसे लोग बैंकों में पैसा जमा डाल करते हैं, कंपनी में पैसा लगाने के लिए अलग अलग लोगों यानी खुदरा बाजार में से संपर्क कर सकती है। नोट, इस समय बैंक का इंटरेस्ट रेट है 9%। मान लेते हैं ये बैंक है स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ही एकमात्र बैंक है जिसका कि इंटरेस्ट रेट है 9%। अगर मान लीजिए कोई पर्सन एक्स अगर किसी बैंक में पैसा जमा करता है तो उसे साल में 9% का ब्याज मिलता है। ऐसे समय अगर जीआरडी टेक नाम की कंपनी जनता से पैसा लेना चाहती है कंपनी को फैलाने के लिए, कंपनी का विस्तार करने के लिए, तो उस परिस्थिति में कंपनी रिटेल मार्केट में जा सकती है। रिटेल मार्केट वो मार्केट होता है जहां हमारे आपके जैसे अति सामान्य लोग स्टॉक या डेप्ट के माध्यम से कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कंपनी ने 1 लाख व्यक्तियों से संपर्क किया। लग रहा है जीआरडी टेक अडानी के जैसे ही एक्सपेंड करना चाहता है, इसीलिए वो 1 लाख रुपए 1 लाख व्यक्तियों से सीधे संपर्क करता है, 10-20 से नहीं। जो कंपनी में 5 साल के लिए ₹100, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए ₹100 प्रत्येक व्यक्ति से ये कंपनी लेती है, तो कुल कितना हो जाएगा? 1 करोड़। अगर एक एक व्यक्ति 100-100 रुपए इस कंपनी में लगाएंगे तो 1 लाख लोग अगर पूरा अमाउंट देंगे तो वो 1 करोड़ हो जाएगा। उनको 10% की निश्चित ब्याज दर पर वो निवेश करते हैं। देखो, अब 9% से कम अगर ब्याज दर जीआरडी टेक लोगों को देगा तो लोग पैसा नहीं लगाएंगे। अगर जीआरडी टेक ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी कंपनी में पैसा लगाएं तो उसके लिए ये आवश्यक होगा कि वो बैंकों से ज्यादा इंटरेस्ट रेट लोगों को दे, लोग तभी किसी कंपनी में पैसा लगाएंगे, अदरवाइज लोग कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे। तो जीआरडी टेक ने 10% का ब्याज लोगों को ऑफर किया। कंपनी ₹100 की पर्ची 1 लाख व्यक्तियों के लिए जारी करेगी। एक व्यक्ति के ₹100 तो उसकी पर्ची बनेगी, है ना? अब उस पर्ची को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते ये हम लोग आगे समझेंगे। पर्ची बनेगी, इस पर्ची को 1 लाख व्यक्तियों को दिया जाएगा, इसी प्रकार की पर्ची। ठीक है, तो ये जो पर्ची है, कहाँ गया पर्ची? ये पर्ची, ये इन व्यक्तियों के लिए, किन व्यक्तियों के लिए? 1 लाख व्यक्तियों के लिए एसेट होगी, लेकिन कंपनी के लिए लायबिलिटी होगी, क्योंकि कंपनी ने 5 साल की मैच्योरिटी के बाद इन लोगों को इनका पैसा वापस करना है। ठीक है, तो वो जो पर्चियां होंगी वो कैसी दिखेंगी? ध्यान से देखते हैं, वो पर्ची ऐसे दिखेगी। ऊपर लिखा होगा जीआरडी टेक, जिसकी वैल्यू है ₹100, टाइम है 5 साल का और ब्याज की दर है 10। ठीक है, अब आपने ये पर्ची समझ ली ना, इसे ध्यान रखेंगे, हम बैलेंस शीट पे फिर से आएंगे। कुछ समय बाद यदि बैंक आर्थिक स्थितियों में बदलाव के कारण अपना ब्याज दर 12% कर दे, कौन? ये बैंक। ध्यान देना, हम जीआरडी टेक की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम बैंक की बात कर रहे हैं। बैंक जिसका ब्याज दर पहले 9% था उसने 12% कर, तो जिन 1 लाख लोगों के पास वो स्लिप थी, कौन सी स्लिप? 10% इंटरेस्ट वाली स्लिप, ये। ठीक है, ये क्या चाहेंगे कि चूंकि इनको 10% का ही ब्याज मिलता है, बैंक 12% का इंटरेस्ट रेट दे रही है, तो या तो उनको 12% का इंटरेस्ट मिले या उससे ज्यादा मिले। क्यों वो किसी कंपनी में 10% के इंटरेस्ट के लिए अपना पैसा फंसा के रखें? आप सोच सकते हैं ₹100 के लिए इतनी हेडक कौन लगाएगा, लेकिन अगर यही ₹100 ना होकर 100 लाख होते तब तो हेडक होती, तब तो 0.1% भी बहुत मैटर करता है ना? तो इसके नंबर पे नहीं जाना, इसके परसेंट पे जाना। हाँ, बैंक अगर 12% का ब्याज दे रही है तो स्लिप रखने वाले लोग स्लिप से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें स्लिप में केवल 10% का ब्याज मिल रहा है। लेकिन अगर वो बाजार में पर्चियां बेचने जाएंगे तो कोई इन पर्चियों को 10% पर क्यों खरीदेगा? मान लीजिए 1 लाख लोग चाहते हैं और ये आए करोल बाग में इन्होंने
लोगों से कहा हमारी पर्चियां 10% खरीद लो, लोग कहेंगे क्या बेवकूफ है, जब हमको बैंक 12% दे रही है तो हम आपकी पर्चियां 10% में क्यों खरीदें? अपना पैसा, अपना 100 रुपए हम बैंक में रखेंगे, आपको क्यों देंगे? इसका मतलब ये पर्चियां 10% के इंटरेस्ट पे नहीं बिकेंगी, ठीक है? लेकिन अगर वो बाजार में पर्चियां बेचने जाएंगी तो कोई भी उन्हें 10% पर पर्ची नहीं खरीदेगा, यदि वे 12% बैंक से अर्जित कर सकते हैं। इसलिए पर्ची धारक छूट में, यानी कि जो पर्ची की कीमत है उससे कम में इसे मार्केट में बेचने जाएंगे। इसलिए पर्ची धारक छूट या कम कीमत पर पर्ची बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन वह कीमत क्या होगी जिस पे वो पर्ची बेचने की कोशिश करेंगे, ये हमको इसमें समझना चाहिए। कोई भी पर्चियां खरीदने के लिए तैयार होगा यदि ब्याज में दी जा रही यदि बाजार में दी जा रही ब्याज दर 12% से उच्च हो। समझिए कि कोई भी व्यक्ति करोल बाग का उन 1 लाख लोगों से वो पर्चियां खरीदने के लिए तैयार हो सकते हैं या हो सकता है अगर वो पर्चियां 12% से अधिक ब्याज दें, क्योंकि 12% ब्याज इंटरेस्ट इज पेड बाई बैंक, पीपल विल desire to have more percentage and that more percentage can come from those slip holder। अब ये तो स्लिप होल्डर को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो ज्यादा ब्याज देने के लिए तैयार हैं। देखते हैं, मान लीजिए कि एक खरीदार इस पर्चे को बाजार से 80 रुपए में खरीदता है। कितने में? 80 रुपए में खरीदता है। आइए उसकी कमाई या ब्याज की दर देखते हैं। 80 रुपए में देखते हैं कि उसको कुछ कमाई हो रही कि नहीं, और अगर नहीं हो रही होगी तो 80 रुपए में पर्ची नहीं बिकेगी। क्रेता द्वारा, ये क्रेता कोई भी हो सकता है, पर्ची खरीदने पर कितना खर्च किया गया? 80 रुपए। जो पर्ची होल्डर है उससे करोल बाग का कोई क्रेता 80 रुपए में पर्ची खरीदा है, ठीक है? तो उसी करोल बाग के क्रेता द्वारा प्राप्त वार्षिक ब्याज क्या है? अब देखिए, चूंकि पर्ची में लिखा है कि आपको 10% का ब्याज मिलेगा, तो उसका वार्षिक ब्याज कितना हुआ? 100 रुपए की अगेंस्ट में 10%, यानी कि 10 रुपए। तो कहने का मतलब ये कि करोल बाग का कोई क्रेता जो उस पर्ची को 80 रुपए में खरीदता है, साल भर में उसे 10 रुपए का ब्याज मिलेगा। जब वो इस पर्ची को जीआरडी टेक में भुनाने जाएगा, भुनाने का मतलब अपना भुगतान वापस प्राप्त करने की कोशिश करेगा मैच्योरिटी पीरियड के बाद, तो उसे 10 रुपए का ब्याज मिलेगा, ठीक है, साल के अंत में। क्रेता द्वारा अर्जित प्रभावी ब्याज दर क्या होगा? अब यहाँ पे प्रभावी ब्याज दर की बात करी जाए तो चूंकि उसने 80 रुपए लगाकर 10 रुपए ब्याज प्राप्त किया है, इसलिए 10 रुपए बटे 80 बराबर 12.5%। मतलब ये कि करोल बाग का ये क्रेता उन पर्चियों को 80 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्याज की दर है ये 12% से अधिक है। मतलब कहने का कि अगर बैंक के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट हमें इस पर्ची पे मिलेगा, तभी हम ऐसी पर्चियां किन्हीं 1 लाख लोगों से खरीद सकते हैं, या कुछ कम या ज्यादा से भी खरीद सकते हैं, ठीक है? इसलिए क्रेता इस पर्ची को 80 रुपए में खरीदेगा। मतलब ये है कि हमें प्राइस पता चल गई, 80 रुपए में पर्ची बिक सकती है, 80 से कम में बिक सकती है। ये तो आपके मोल तोल करने पे है कि आप लोगों ने करोल बाग के क्रेताओं को पर्ची कितने में दी। लेकिन निश्चित है कि वो ऐसे अमाउंट में नहीं खरीदेगा जो कि 12% से नीचे का इंटरेस्ट। इसलिए क्रेता इस पर्ची को 80 रुपए में खरीदेगा क्योंकि उसे अधिक रिटर्न मिल रहा है। और ये जो अधिक रिटर्न है ना, ये यील्ड कहा जाता है, ठीक है, इसे यील्ड कहते हैं। अब ये यील्ड शब्द आप अपने दिमाग में फिक्स करो। जिस व्यक्ति ने शुरुआत में पर्ची खरीदी थी वह पर्ची को 80 रुपए में क्यों बेचेगा? अब ये जिस व्यक्ति कौन है? 1 लाख लोग।
ये जो 1 लाख लोग थे जिन्होंने 100 रुपए की पर्चियां जीआरडी टेक में प्राप्त करी थी, 100 रुपए लगाकर, ठीक है, तो वो लोग 80 रुपए में ये पर्ची बेचेंगे क्यों? क्या ये एक वैलिड क्वेश्चन नहीं है? आप सोच के देखिए, ये भी तो एक वैलिड क्वेश्चन है कि वो बेचेंगे ही क्यों? 100 रुपए की पर्ची वो 80 में क्यों बेचे? क्योंकि वह सोचता है कि अगर बैंक की ब्याज दर भविष्य में, बैंक की ब्याज दर 13 या 14% तक बढ़ जाती है, तो कोई भी 80 रुपए में पर्ची खरीदने को तैयार नहीं। अगर भविष्य में ब्याज दर 13, 14, 15 या 20% हो जाए, तो 80 रुपए में कोई क्यों खरीदेगा? क्योंकि अभी तो प्रभावी दर 12.5% होने पे लोग खरीद रहे हैं। तो 80 रुपए में 12.5% का प्रभावी दर होने के कारण इसके खरीदार अभी हैं। लेकिन अगर ये ब्याज दर 13, 14 या 20% हो जाए, तो कोई क्यों खरीदेगा? ऐसी कंडीशन पे सभी व्यापारिक गतिविधियां जो कि भविष्य के अनुमानों पर होती हैं, ये जो 13-14% की जो बात है, ये अभी अनुमान है। इसलिए इस स्लिप को क्या बोलते हैं? बॉन्ड। ये जो पीछे आपने स्लिप देखा, इसको बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये स्पेकुलेशन पे बेस्ड होती हैं, अनुमानों पर बेस्ड होती हैं, कौन सी पर्ची किस भाव बिक सकती है, तो बैंक का रेट अगर बढ़ रहा है तो पर्ची की यील्ड घट रही है। ये आपने नोटिस किया? अब आगे देखते हैं। इसलिए बैंक की ब्याज दर बढ़ने पर बॉन्ड की कीमत घट जाती है। बैंक की ब्याज दर बढ़ने पर बॉन्ड की कीमत घट जाती है, और जब बैंक की ब्याज दर गिरती हैं तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ जाती हैं। मान लीजिए वहीं पे अगर बैंक 9% के नीचे और नीचे चला जाता, तो वो जो 1 लाख लोग थे वो अपनी पर्ची 100 रुपए में नहीं बेचते, वो कहते हमको 120 रुपए चाहिए, और खरीदार मिलता, क्योंकि लोग बैंक से अपना पैसा निकालते और इन पर्चियों में पैसा लगाते। तो अब कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी दिखेगी, इसको समझते हैं। जो ओनर की मनी थी शुरू में 1 करोड़, बैंक से लोन लिया गया 2 करोड़, और जो कैश इन पर्चियों से प्राप्त हुआ वो 1 करोड़, मतलब टोटल हो गए 4 करोड़। यहाँ पे इनकी लाइबिलिटी हो जाएगी ओनर के 1 करोड़, बैंक लोन 2 करोड़, ये जो बॉन्ड है वो 1 करोड़। तो पर्चियां ही वो बॉन्ड है, ठीक है। अगर कंपनी अपने कैश को बिल्डिंग और मशीनरी खरीदने में लगाती है, तो बैलेंस शीट ऐसे दिखेगी। एक बिल्डिंग 1 करोड़ की, दूसरी बिल्डिंग 2 करोड़ की, और मशीनरी 1 करोड़ की। तो जो कंपनी की एसेट है, अब वो उसका फॉर्म चेंज हो गया। पहले जो कैश दिखाई देता था, अब वो दूसरी तरह की एसेट हो गई, लेकिन उनका मूल्य अभी भी 4 करोड़ ही रहेगा। उसी तरह लाइबिलिटी में ओनर की मनी 1 करोड़, बैंक का लोन 2 करोड़, और बॉन्ड 1 करोड़ का, तो जो लाइबिलिटी है वो 4 करोड़ की मेंटेन है। अब मान लीजिए कि कंपनी लाभ कमा रही है, अधिक से अधिक लोग कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। होता है ना, जब कंपनी का मुनाफा बढ़ता है, कंपनी लाभ कमाती है, तो ज्यादातर लोग उसमें निवेश करना चाहते हैं और मालिक बनना चाहते हैं। मान लीजिए 1 लाख लोगों ने कंपनी में मालिक बनने के लिए प्रत्येक ने 100 रुपए निवेश किए, कुल 1 करोड़ उनको प्राप्त हुआ। इनको, जीआरडी टेक को। कंपनी ने इस रुपए से मशीनरी खरीदी। देखो, अब क्या है कि इसको जो नए इन्वेस्टर मिले, वो उधार नहीं दे रहे हैं, वो मालिक बनना चाहते हैं। और फिर 1 लाख लोग आए 100 रुपए लेके, और मालिक बनने के इरादे से जीआरडी टेक में उन्होंने पैसा लगाया, और कंपनी ने उस पैसे की क्या खरीदी? मशीन। ओनर के 1 करोड़, बैंक लोन 2 करोड़, मशीन पहले जो उसने स्लिप जारी करी थी उधार के तौर पे, उससे प्राप्त 1 करोड़ की मशीन हो गई। और ये जो नई मशीन उसने खरीदी, ये वाली, ये उस 1 करोड़ की है जो उसे इक्विटी के माध्यम से 1 करोड़ प्राप्त हुआ। क्योंकि लोग मालिक बनने के इरादे से जीआरडी टेक में पैसा लगा रहे हैं, तो ये इक्विटी कहलाएगा। ओनर मनी 1 करोड़, ओनर्स, अच्छा,
अब यहाँ पे देखते हैं ओनर की जो पहले वाली मनी है 1 करोड़, बैंक का लोन है 2 करोड़, और बॉन्ड वो जो स्लिप इशू करी था पिछले करा था उसका 1 करोड़। ये एक नया है टर्म, ये यहाँ पे न्यू है। ये दूसरे तरह के ओनर हैं। और ये कौन तरह के ओनर हैं? जिन्होंने 100 रुपए लगा लगा के 1 करोड़ लगाया है इस इरादे से कि उन्हें कंपनी में ओनरशिप चाहिए। ठीक है, अब स्वामित्व कैसा होगा ये देखते हैं। जो 100% का स्वामित्व है उसके सामने हो गए 2 करोड़, 1 करोड़ पहले वाले ओनर के, और जो दूसरे ज्वाइंट ओनरशिप वाले 1 लाख लोग आए हैं 100 रुपए की पर्चियां लेकर, नॉट पर्चियां, 100 रुपए लेकर आए हैं इक्विटी के फॉर्म में, तो 2 करोड़ की ओनरशिप हो गई। अब इसको 2 करोड़ की ओनरशिप को 2 लाख शेयरों में अगर तोड़ दिया जाए प्रत्येक 100 रुपए के हिसाब से, ठीक है, प्रत्येक का मूल्य 100 रुपए के हिसाब से 2 लाख शेयरों में तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक शेयर का मूल्य जीआरडी के पास कितना होगा? 50%, क्योंकि इनका इस 2 करोड़ में 1 करोड़ इनका है, और 100 रुपए के जो 1 लाख शेयर होल्डर दूसरे थे, ये 1 लाख मालिक, उनके 100 रुपए के ओनरशिप आएगी और उसे संयुक्त रूप से 50% का स्वामित्व होगा इस 2 करोड़ के हिसाब से। ठीक है, आगे समझते हैं। यदि कंपनी ₹2 करोड़ का लाभ कमाती है, यदि कंपनी ₹2 करोड़ का लाभ कमाती है तो यह लाभ कंपनी की एसेट होगी। देखिए, अब कंपनी ऑपरेशन में आ गए, इसमें प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है, और लाभ जो हुआ कंपनी का वो किसको मिलेगा? निश्चित तौर पे ओनर के पास जाएगा। ये ओनर डिसाइड करेंगे कि किसका डेप्ट कितना है और उसकी मैच्योरिटी कब है, वो उसको वापस करना। बैंक का लोन कितना है, उसे कैसे और कब वापस करना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो प्रॉफिट हुआ टोटल, ये किसका है? जीआरडी टेक का। ठीक है, और जीआरडी टेक के ओनर के हिसाब से उनके शेयर प्राइसेस में कुछ परिवर्तन होगा। ये कितना परिवर्तन होगा ये हमारे लिए समझना जरूरी है। तो यदि कंपनी ₹2 करोड़ का लाभ कमाती है तो यह लाभ कंपनी की एसेट होगी, संपत्ति होगी, और 2 लाख शेयरों का मूल्य हो जाएगा, 2 लाख शेयरों का मूल्य हो जाएगा 4 करोड़। ये पीछे आइए, आपने देखा कि यहाँ पे 100% स्वामित्व बराबर 2 करोड़ बराबर 2 लाख शेयर, लेकिन चूंकि कंपनी ने अब 2 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया तो इसलिए 100% स्वामित्व बराबर 2 लाख शेयर बराबर 4 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि ये 2 करोड़ प्रॉफिट वाले यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई देगा, 2 लाख शेयरों का मूल्य हो जाएगा 4, इसलिए शेयर की कीमत बढ़कर 200 रुपए प्रति शेयर हो जाएगी। मतलब ये कि इसको अगर आप भाग देंगे कितने 2 लाख शेयरों से, 2 लाख शेयरों से अगर आप इसको भाग देंगे तो ये आएगा 200 रुपए प्रति शेयर। इसलिए कंपनी के शेयर की कीमत लाभ में वृद्धि के साथ बढ़ती है। जो कंपनी के शेयर होंगे उनके प्राइसेस, जितना कंपनी मुनाफा कमाएगी उतना शेयर के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, ये बताने की कोशिश करता है। तथा बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिखेगी, ये पुराना, ये पुराना, ये पुराना और ये पुराना, ये नया है। कैश फ्रॉम प्रॉफिट कितना है? 2 करोड़। तो जो कंपनी की टोटल एसेट हो गई वो 7 करोड़, 2 1 3 1 4 तो 6 1 7, शेयर होल्डर की मनी 4 करोड़ हो गई। यही समझना है कैसे। 2 करोड़ तो पहले थे, दो तरह के शेयर होल्डर हैं। पहला शेयर होल्डर है 50% का जीआरडी, दूसरा शेयर होल्डर है 50% के जो ज्वाइंट ओनर्स है, जिसके अंतर्गत 1 लाख लोग आते हैं। दोनों के पास 50-50% शेयर है। तो अब चूंकि कंपनी ने 2 करोड़ का मुनाफा कमा लिया है तो जो कंपनी की टोटल एसेट हो गई वो कितना हो गया? यहाँ पे 7 करोड़, और इस एसेट में जो ओनर्स का शेयर है वो 100% है, और ये 100% इक्वल टू हो गया 100% इक्वल टू हो गया 4 करोड़। ठीक है, तो वो 4 करोड़ शेयर होल्डर की मनी हो गई, यहाँ पे लिखा है।
अब बैंक का लोन उसी तरह 2 करोड़ और बॉन्ड उसी तरह 1 करोड़ के। तो ये जो 4 करोड़ है ये इक्विटी है। कैसे? बिकॉज वो तो ओनर है उसके, वो वोटिंग राइट रखते हैं, वो कंपनी पे कंट्रोल करते हैं। दूसरे जो बैंक लोन है और जो बॉन्ड है ये डेप्ट हो गया। क्यों? इस पे जीआरडी टेक बैंक को और डेप्ट होल्डर को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। उपरोक्त उदाहरण में निवेशक निम्नलिखित 2 तरीके से कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। एक, पहला कौन सा टाइप है? जो ब्याज चाहते हैं, तो वो डेप्ट सिक्योरिटी प्राप्त करते हैं, जो हमने नीचे चेक किया, जिसका अमाउंट 3 करोड़ है। दूसरे जो लाभ और हानि के आधार पर हैं, ठीक है, वो मालिक बन जाते हैं और वो इक्विटी सिक्योरिटी है, जिसका अमाउंट है 4 करोड़। इसलिए कुल संपत्ति के विरुद्ध कंपनी निवेशकों को या तो डेप्ट या इक्विटी प्रतिभूतियां जारी करती है। उन्हें कंपनी की खाता बही अकाउंट बुक में लायबिलिटी साइज दिखाया जाता है। मतलब ये कि कंपनी जीआरडी टेक के लिए इक्विटी एंड डेप्ट दोनों क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, जीआरडी के लिए यहां पे 2 करोड़ उसकी एसेट होगी। ज्वाइंट स्टेक होल्डर्स के लिए 2 करोड़ रुपए एसेट होगा। बैंक के लिए 2 करोड़ एसेट होगा। बॉन्ड होल्डर के लिए 1 करोड़ एसेट होगा। लेकिन जीआरडी टेक के लिए ये जो कंपनी है इसके लिए ये सब लायबिलिटी होंगे। ठीक है, जितना बॉन्ड है, जितना इक्विटी है, जितना लोन है, इनके लिए क्या होगा? लायबिलिटी। ठीक है, तो यहां से हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड है वो एकदम क्लियर हो जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक सरकारी प्रतिभूति, इसको शॉर्ट में जी से कहते हैं, केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया। जैसे कि मैंने बताया था, इस अकेले चैप्टर से यूपीएससी एक क्वेश्चन हर साल पूछती है प्रीलिम में। और वो कैसे होते हैं कि जिसे केवल केंद्र सरकार इशू कर सकते हैं, राज्य नहीं इशू कर सकती, वो होगा गलत। क्यों? जिसे केंद्र या राज्य दोनों सरकारों द्वारा जारी किया जा सकता है और ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब ये इसको खरीदा या बेचा जा सकता है। जी से व्यवहारिक रूप से डिफॉल्ट का कोई जोखिम नहीं रखता। मतलब इसमें डिफॉल्ट होने की कोई रिस्क नहीं है। और ऐसे सिक्योरिटीज को जोखिम मुक्त गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट मतलब ये कि इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है। सरकार केवल ऋण प्रतिभूतियां जारी करती है। जो सरकारें हैं वो केवल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट जारी करते हैं। मतलब ये कि सरकारें कोई हिस्सेदार नहीं बनाती किसी को। ठीक है, ना वो किसी के हिस्सेदार बनते हैं। वो केवल क्या करती हैं? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। आपको वो अपना हिस्सेदार नहीं बनाते। वो क्या करती हैं? आपको अवसर देंगे कि आप सरकारी प्रोविजंस में पैसा लगाएं और ब्याज प्राप्त। ठीक है, आप में से कोई ये भी कह सकता है ओएनजीसी में तो इक्विटी होल्डरशिप होती है। लखनऊ का अमौसी एयरपोर्ट तो पूरा का पूरा अडानी को दे दिया गया है। तो उसका उत्तर होगा चाहे वो ओएनजीसी हो, चाहे वो बीएचईएल हो, चाहे वो आईयूसीएल हो, चाहे वो अमौसी एयरपोर्ट हो, ये सब कंपनी है, ये गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का डेफिनेशन है थोड़ी अलग है। जी सेक आरबीआई द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, जी सेक की नीलामी कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, और कैसे करता है? उसके लिए एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन सीबीएस, इसका एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम ई कुबेर कहते हैं। ये सभी प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है ई कुबेर, जो कि सीबीएस पर काम करता है। इसमें वाणिज्यिक बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी डीलर्स, बीमा कंपनियां, प्रोविडेंट फंड, ये ई कुबेर के सदस्य हैं।
तो चूंकि ये 5 ही इसमें इंस्टीट्यूशन के नाम मेंशन है, इसलिए प्रीलिम में इसके पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। क्योंकि जब भी ऐसे नंबर्स कम होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, तो प्रीलिम में नहीं पूछा। अगर ये पूछ लिया जाए कि ई कुबेर के सदस्य कौन कौन है, क्योंकि ये 5 ही हैं यहाँ पे मेंशन, तो ये 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी इस बाजार में भाग लेते हैं। ठीक है। व्यक्ति यानी कि रिटेल इन्वेस्टर यानी कि खुदरा निवेशक भी सीधे सरकारी प्रतिभूतियों में भाग ले सकते हैं। किसमें? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं तो ये सभी की सभी क्या है? डेब्ट सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इक्विटी सिक्योरिटी इशू ही नहीं करती। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 4 प्रकार की होती है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट और पहला है ट्रेजरी बिल, दूसरा है कैश मैनेजमेंट बिल, तीसरा है डेटेड सिक्योरिटी और चौथा है स्टेट डेवलपमेंट बिल। बाकी के जितने बॉन्ड होते हैं, बाकी की जितनी सिक्योरिटीज होती हैं, वो इसी तरह की किसी न किसी कैटेगरी में वाकिफ रखते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। तो ट्रेजरी बिल समझने के लिए आपको जरूरी है ये समझना, देखो किसी भी सिक्योरिटी को समझने का तरीका क्या है कि वो किस कारण से इशू किया गया है, मैच्योरिटी पीरियड क्या है, वो इंटरेस्ट का नेचर उसका क्या है। ठीक है। या उसमें कोई कूपन प्राइस है। कूपन प्राइस का मतलब होता है वो परसेंटेज, जिस परसेंटेज पे वो इशू किया गया, या वो जीरो कूपन है ना। तो हम इसको समझेंगे। ट्रेजरी बिल ये 1 वर्ष से कम की परिपक्वता, मतलब ये इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 1 वर्ष से कम। तो मैच्योरिटी पीरियड 365 दिन का नहीं होता। भारत सरकार द्वारा, मतलब ये कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नहीं, केवल यूनियन गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है। तो ये क्या है? अल्पकालिक साधन है, शॉर्ट ड्यूरेशन इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल जीरो कूपन सिक्योरिटीज है, मतलब ये कोई प्रतिशत लाभ इशू नहीं करते, मतलब ये अन्य कोई ब्याज नहीं देते, इसके बजाय उन्हें छूट पर जारी किया जाता है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आपको एक ट्रेजरी बिल ऐसा इशू किया गया है, ये इसमें लिखा है 100 रुपए, बट ये अगर आपको 98 रुपए में दे दिया जाए और बोला जाए 1 साल बाद आना 100 रुपए ले, तो इसने आपको टेक्निकली कोई परसेंटेज नहीं दिया, बल्कि आपको वो सस्ते में मिल गई, और आप उसमें 2 रुपए का फायदा कमा सकते हैं उसकी मेच्योरिटी पर। ठीक है। यही बात यहाँ पे मेंशन है। अब चूंकि ट्रेजरी बिल का मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है, तो जो 1 साल से कम वाली चीजें ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी ट्रेडिंग हम कहाँ पे करते हैं, उनकी खरीद फरोख्त हम कहाँ पे करते हैं? मनी मार्केट। ठीक है। ट्रेजरी बिल 4 तरह के होते हैं। जो सबसे कम अवधि के होते हैं वो 14 दिन के होते हैं, दूसरे 91, फिर 182, फिर 364। आप पूछ सकते हैं कि इनको याद कैसे किया जाए, तो इसे याद कर लीजिए। सबसे कम दिन, फिर 91 दिन, बाकी 91 का दूना है 182, और उसको डबल कर देंगे तो 364 है, और 365 तो है नहीं। तो ये हमने आपसे पहले बताया था कि ट्रेजरी बिल का मेच्योरिटी पीरियड किसी भी हाल में 1 साल या उससे अधिक का नहीं हो सकता। कुछ बोलियों के साथ आरबीआई की फंडिंग आवश्यकताओं और मौद्रिक नीति के आधार पर ऐसे बॉन्ड के अंकित मूल्य और छूट की दरें समय समय पर बदलती रहे। कैसे? कि उस समय मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, आरबीआई पॉलिसी रेट कितना दे रही है, उसके हिसाब से ट्रेजरी बिल सस्ते या महंगे हो सकते हैं। ठीक है। जो नए ट्रेजरी बिल इश्यू किए जाएंगे। ठीक है। आगे, आरबीआई द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अल्पकालिक ट्रेजरी बिल प्राप्त करने के लिए मिनिमम आपके पास 25,000 रुपए होने चाहिए। तो क्या अगर किसी के पास 37,500 है, तो वो 1.5 टी बिल ले सकता है? 1.5 टी बिल? आंसर है नहीं, क्योंकि 25,000 में एक टी बिल, और जो आगे का टी बिल मिलेगा वो 25,000 के गुणक में होगा, वो उसके मल्टीप्लायर में होगा। तो आपको अगर 2 ट्रेजरी बिल चाहिए तो 50,000 होना चाहिए, 3 चाहिए तो 75,000 होना चाहिए। ठीक है।
कोई भी उच्च निवेश इसके गुणकों में ही किया जा सकता है। दूसरा है कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल 2000, जैसे कि नाम से पता चलता है कि कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए आया। ठीक है, 2000 में भारत सरकार ने नकदी में एक अल्पकालिक साधन पेश किया था। ये टी बिल के जैसा ही होता है, लेकिन इसकी अवधि जो है वो 91 दिन कम की होती है। परिपक्वता जो है 91 दिन से कम के लिए होती है। इसमें एक नेक्स्ट कैटेगरी है डेटेड सिक्योरिटीज, मतलब दिनांकित प्रतिभूतियां। दिनांकित केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों को की अवधि 1 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की होती है। ये सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज होती हैं जिनको मोस्टली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि एक तो फिक्स्ड रेट बॉन्ड। अब फिक्स्ड रेट बॉन्ड क्या है, जिसमें मान लीजिए अगर आपको ये सुनिश्चित है कि 10% मिलेगा हर साल 10 साल तक, तो आप हर साल 10% ब्याज प्राप्त करेंगे। आपको मार्केट के रेट से कोई मतलब नहीं है, मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, बैंक का रेट बढ़े या घटे, आपका जो रेट है वो फिक्स है 10%। अवधि की समाप्ति में आपको आपका मूलधन प्राप्त होगा। दूसरा है फ्लोटिंग बॉन्ड। फ्लोटिंग बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिनपे ब्याज की दर यानी कि कूपन दर फिक्स नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। और ट्रेजरी बिल की उपज यील्ड से जुड़ा हो सकता है। यील्ड हमने पीछे समझ लिया है। ठीक है, मतलब ये कि अगर बैंक की दरें घट रही हैं तो यील्ड बढ़ेगी, बैंक की दरें बढ़ रही हैं तो यील्ड घटेगी। ठीक है, बैंक का पुनर्पूंजीकरण, ये बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड क्या होते हैं, मतलब जैसे कि नाम से पता है कि मान लीजिए कोई बैंक बहुत सारा एनपीए है, बहुत सारी लाइबिलिटीज है उसके, तो उनको रिकैपिटलाइज करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है और जनता का पैसा बैंकों को प्राप्त होता है और जनता को प्राप्त होता है बॉन्ड, तो उसे बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड कहते हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, इस पे यूपीएससी ने 2022 पे क्वेश्चन पूछा था, हम आगे उस क्वेश्चन को देखेंगे। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होते हैं, देखो जैसे कि नाम से लिखा है कि इसमें जो बॉन्ड है ये इन्फ्लेशन से इंडेक्स्ड है। इंडेक्स्ड होने का मतलब कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो जो आपका लाभ है वो घटेगा, इन्फ्लेशन अगर घटेगा तो आपका लाभ है वो बढ़ेगा। कैसे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन उसमें एडजस्टेड है। ये बात ध्यान देने की है, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड होने का मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़े या घटे उससे आपके बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इम्यून है किसी भी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से, डिफ्लेशन से भी। ठीक है, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड यानी कि आईआईबी के ब्याज और मूलधन दोनों मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षित है। ठीक है, और ये सीपीआई या डब्ल्यूपीआई से लिंक हो सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में इन्फ्लेशन सीपीआई से कैलकुलेट किया जा सकता है, इसलिए आजकल ये वाले बॉन्ड सीपीआई से लिंक है। मूलधन पर मुद्रास्फीति का घटक, अब देखो आपको ये अमाउंट कैसे प्राप्त होता है, उसके लिए क्या है कि जो मूलधन है वो मुद्रास्फीति के घटक जैसे कि सीपीआई से ब्याज के साथ नहीं किया जाता। मतलब यही कि मूलधन पर मुद्रास्फीति का जो घटक है वो ब्याज के साथ नहीं किया जाता, बल्कि मूलधन को सूचकांक के अनुपात से गुणा करके मूलधन में समायोजित किया जाता है। मतलब कहने का ये कि अगर आपका मान लीजिए बॉन्ड का प्राइस 100 रुपए है, आपको 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये 110 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, तो आपको 110 मिलना चाहिए। लेकिन अगर इस साल जो इन्फ्लेशन है वो 12% है, मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति अगर 12% है, तो मतलब ये कि आपके पास ये जो 110 रुपए है वो पिछले साल के 100 से भी कम है। मतलब ये कि इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो वैल्यू है 110 उसका अवमूल्यन 100 के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि आपका बॉन्ड इन्फ्लेशन से इंडेक्स्ड है, आपको 110 नहीं बल्कि 112 रुपए प्राप्त होंगे, सो दैट कि आपका जो मूलधन है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, तो आपका मूलधन इन्फ्लेशन से सुरक्षित। रिडेम्पशन के टाइम
समायोजित मूलधन या अंकित राशि जो भी अधिक होगी, अगर ये 110 ज्यादा होता 112 से तो 110, अगर 112 ज्यादा है तो 112 का भुगतान किया जाता है। यदि बाजार में ब्याज दर का स्तर बढ़ता है तो बॉन्ड की कीमत गिरती ही, आपने पहले ही समझ लिया। सरकार आईआईबी के माध्यम से उधार इस पर कूपन रेट को कम कर सकती है। कहने का मतलब क्या है कि यदि बाजार में ब्याज दर बढ़ता है तो बॉन्ड की कीमत गिरती है, ठीक है। तो क्या सरकार क्या करती है, आईआईबी के माध्यम से, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के माध्यम से इस उधार पर कूपन रेट को कम कर सकती है। जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट है उसको कम करने के लिए सरकार आईआईबी का सहारा ले सकती है, ठीक है। विशेष प्रतिभूतियां क्या होती हैं, स्पेशल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? बाजार उधार कार्यक्रम यानी कि मार्केट बारोइंग प्रोग्राम के तहत भारत सरकार समय समय पर तेल विपणन कंपनी, उर्वरक कंपनी, खाद्य निगम जैसे कि एफसीआई इत्यादि के लिए नकद सब्सिडी ना देकर उनके मुआवजे के लिए कोई बॉन्ड इशू कर सकते हैं, जैसे कि ऑयल बॉन्ड, उर्वरक बॉन्ड, खाद्य बॉन्ड, इस तथा तथा, है ना। इसमें क्या होता है कि बॉन्ड के माध्यम से जनता का पैसा इन कंपनियों को प्राप्त हो जाता है और गवर्नमेंट को सब्सिडी का अमाउंट डायरेक्ट नहीं देना पड़ता। तो गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है उसमें जो है कोई इमीडिएट बर्डन नहीं आता, ये उद्देश्य होता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, देखो हम यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को स्कीम के तहत नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ बॉन्ड के तहत पढ़ रहे हैं। क्यों? स्कीम के तहत ये स्कीम बहुत पुरानी हो गई है, बॉन्ड के तहत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वो बॉन्ड हैं जिनमें जिनकी कीमतें, बॉन्ड की कीमत कमोडिटी मूल्य मूल्य यानी कि यहाँ पे गोल्ड से जुड़ी है, यानी कि गोल्ड के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड की जो यील्ड है वो बढ़ेगी, गोल्ड की प्राइस अगर घट रहे हैं तो बॉन्ड की यील्ड बढ़ेगी, क्योंकि जो उनका प्रॉफिट है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है गोल्ड से। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या होते हैं? ये अकेला बॉन्ड है जिसे कौन इशू करता है, राज्य सरकार। राज्य सरकारें भी बाजार से ऋण लेती हैं जिन्हें 1 वर्ष से अवधि की परिपक्वता अवधि वाले स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहा जाता है। राज्य सरकारों द्वारा स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी एसएलआर के पात्र हैं। एसएलआर हम आगे आरबीआई के साथ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाए कि ये स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है, इनको एसएलआर के तौर पे यूज किया जा सकता है क्योंकि एसएलआर में गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज यूज की जा सकती है। क्योंकि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स ऑलरेडी गवर्नमेंट से आ रहा है मतलब वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट होते क्या है? देखिए, हम अब ये समझेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट क्या होते हैं। यह बाजार आरबीआई द्वारा नियंत्रित होता है। ये जो गवर्नमेंट का सिक्योरिटी मार्केट है इसका नियंत्रण और प्रबंधन आरबीआई करता है, ठीक है। आरबीआई सरकारों के लिए प्रतिभूति या बांड जारी करके उनके लिए पैसा जुटाता है। किसके लिए? सरकारों के लिए। पहली बार सरकारी प्रतिभूतियां पहली बार सरकारी प्रतिभूति बाजार में सरकार प्रतिभूतियां जारी करता है। प्रतिभूति बाजार मूल रूप से प्राइमरी मार्केट में आते हैं और फिर इसे सेकेंडरी मार्केट में आगे भविष्य में लेन देन के लिए ट्रेड किया जाता है। कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटीज और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का सरकारी प्रतिभूति बाजार में ट्रेड होता है। क्योंकि डेटेड सिक्योरिटीज और राज्य विकास ऋण परिपक्वता की अवधि 1 वर्ष से अधिक है। डेटेड सिक्योरिटीज एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा है, इसलिए उनकी ट्रेडिंग कहाँ पे होगी? कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट में उन इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है जिनकी मैच्योरिटी पीरियड साल से कम होती है, ठीक है, जैसे कि कैश मैनेजमेंट बिल एंड ट्रेजरी बिल, ठीक है। यूपीएससी ने 2022 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को समझेंगे और आंसर करेंगे। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया है तो आपको ये क्वेश्चन हल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, सरकार आईआईबी के रूप से अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। देखिए, आईआईबी, क्योंकि आपको पता है कि जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो
बॉन्ड से अपोजिटली रिलेटेड है, तो इन्फ्लेशन से अगर इंडेक्स करके कोई बॉन्ड सरकार इशू कर देती है तो उससे वो कूपन रेट को प्रभावित कर सकती है, ठीक है, यानी कि ब्याज की दरों को प्रभावित कर सकती है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट सरकार कर सकते हैं, तो ये सही है, ठीक है। आईआईबी निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्राप्त करता है। हाँ सही, बिल्कुल सही, आपने अभी पढ़ा है, दो सही हो गए। मतलब ये कि ये दोनों स्टेटमेंट बाहर, ऑप्शंस बाहर, क्योंकि एक और दो इसमें है, एक और दो इसमें है। देखते हैं क्या तीसरा गलत है या सही। आईआईबी प्राप्त ब्याज और साथ ही पूंजीगत लाभ कर के योग्य नहीं है। मतलब ये कि आईआईबी से आपको जो ब्याज प्राप्त होता है वो कैपिटल गेन टैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत लाभ कर, कि कैपिटल गेन टैक्स के योग्य नहीं है, ये बात सही है। आपको पता है कि चूंकि सेकेंडरी मार्केट में आईआईबी की ट्रेडिंग होती है, ठीक है, और स्टॉक मार्केट जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इत्यादि सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग करते हैं, तो उससे जो भी कैपिटल में गेन होता है, चाहे वो बॉन्ड हो चाहे इक्विटी, उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेते ही है। तो ऐसी कंडीशन पे ये वाला स्टेटमेंट गलत है। मतलब ये तीन गलत, तीन गलत, तीन गलत, सही आंसर होगा ये। इस तरह से हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे अगले चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं। इसके तहत हम लोग मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट एंड कैपिटल मार्केट की उनका नेचर, वो कैसे ऑपरेट करते हैं इत्यादि पढ़ेंगे। तो साथियों, आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिए और चीजों को ध्यान से पढ़िए। आज हमने जो बॉन्ड का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि बॉन्ड होता कैसे है, बनता कैसे है, इक्विटी होगा या डेब्ट होगा, किस कैटेगरी में उसको रखा जाएगा, ये सारी चीजें आपने सीखी। इसके अलावा आपने समझ लिया कि कैसे बैलेंस शीट बनती है। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे, या आप सिर्फ इकोनॉमी में ब्रेन को जंप मत कराइए कहीं एक पॉइंट से दूसरे, चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके समझिए, तो आप आसानी से बॉन्ड, इक्विटी से संबंधित या सिक्योरिटी से संबंधित किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करेंगे और आपको उसका पूरा स्कोर होगा। वैसे भी ये चैप्टर और ये एरिया बहुत फिक्स्ड एरिया है। फिक्स्ड एरिया कहने का मतलब कि निश्चित है इससे प्री में क्वेश्चन आपको मिले, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए और अपना स्कोर सुनिश्चित करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।